Student, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत बच्चों आपको 7वें भाग में है ना लिखित संप्रेषण के दोष के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखित संप्रेषण के दोष मतलब कुछ जो है लिखने के कारण भी कुछ हानियाँ उत्पन्न होती है जो उसके बारे में बताया गया बच्चों। पहला, अशिक्षितों एवं अंधों है ना अंधों के लिए अनुपयुक्त, मतलब जो शिक्षित नहीं है और जो अंधे हैं उनके लिए समझ नहीं आता लिखित वाला भी है ना। अनस्टेबल फॉर द अनएजुकेटेड एंड ब्लाइंड पर्सन, यदि संप्रेषण पक्षकार अशिक्षित है, जिसे पढ़ना नहीं आता है या आंखें ना होने या खराब होने से पढ़ने में असमर्थ है, तब लिखित संप्रेषण व्यर्थ होगा, अर्थात अप्रशिक्षित एवं अंधों के लिए यह अनुपयोगी है, क्योंकि उसको लिख नहीं पाएगा, दिख नहीं पाएगा और दूसरा है उसको समझ नहीं पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका दोष होता है संप्रेषण से, है ना। अगले बच्चों यहाँ पर गोपनीयता का अभाव मतलब लॉक ऑफ सिक्रेसी, मतलब संप्रेषण का लिखित रूप से हो जाने पर भविष्य में कभी भी इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसे गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत कठिन होता है। प्रायः जो है राष्ट्रीय नीति या क्या है सामरिक जो संवाद लिखित होने से है ना स्वार्थी तत्व इस संवाद को प्राप्त करने का प्रयास सदैव करते हैं। इससे गोपनीयता पर बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ लिखित संप्रेषण अनेक व्यक्ति जैसे लेखक, टाइपिस्ट, अधिकारी, प्रेषक, लिपिक आदि अनेक व्यक्तियों से होकर प्रेषित किया जाता है वहाँ पर, अतः गोपनीयता को बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि लिखा हुआ है इसको आसानी से कोई भी पढ़ सकता है। अगला तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों पर श्रम है ना, जो समय, श्रम एवं धन का अपव्यय, मतलब इसमें लिखने में समय लगता है, इसमें श्रम लगता है, कोई व्यक्ति जो है कार्य करता है एवं धन का भी व्यय होता है। वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी, तो लिखित संप्रेषण में प्रत्येक संवाद को लिपिबद्ध कर देने से समय एवं श्रम व धन का अपव्यय अधिक होता है। साथ ही भूलवश कोई बात लिखने से छूट जाए तो संपूर्ण लेख को फिर से लिपिबद्ध करना होता है। इससे समय, धन व श्रम पर अपव्यय अनावश्यक जो है व्यय हो जाता है। चौथा देखेंगे बच्चों विलंब संवाद, लेट कम्युनिकेशन, किसी संवाद को लिखने, भेजने व पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता है, इससे संवाद विलंब से पहुंचते हैं। तथापि आधुनिक उपकरणों से इस कमी को दूर किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अगला देखेंगे मौखिक बनाम लिखित समय, तो मौखिक और जो है ना वेरिएबल एवं राइटिंग कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बताया संप्रेषण की लिखित एवं मौखिक संप्रेषण की विधियों में कौन सी विधियाँ श्रेष्ठ है या कहना कठिन है, क्योंकि दोनों ही विधियों में गुण दोष व्याप्त होते हैं। व्यवसाय एवं प्रबंधन के कार्यों में सुगमता से संचालित करने के लिए आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार लिखित या मौखिक दोनों संप्रेषण का विशेष महत्व है। अतः जो है दोनों संप्रेषणों के मध्य जो समन्वय स्थापित कर संवाद की कार्रवाई करना चाहिए, लिखित और मौखिक। इस संबंध में प्रभावशाली शास्त्री जो है हेमेन ने कहा है कि यदि प्रबंध केवल एक विधि को सुनता है तो उसे गंभीर असफलता का सामना करना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय एवं प्रबंध में दोनों विधियां समय समय पर उपयुक्त हो, मतलब जब तक दोनों नहीं आएगा तो, और दोनों का ही प्रयोग करना सर्वथा उपयुक्त होता है, मतलब सर्वथा जो है उपयुक्त होता है। इसके लिए जहाँ तत्काल संवाद प्रेषित करना हो वहाँ मौखिक या उसकी तत्काल पुष्टि आवश्यक हो, वहाँ मौखिक संप्रेषण तथा स्थायी महत्वपूर्ण संवाद प्रेषित करना हो वह लिखित संप्रेषण महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ पर लिखित मौखिक और लिखित के अंदर संप्रेषण में अंतर बताया गया बच्चों। यहाँ पर पहले आधार और दिया है, मौखिक दिया है, उसके बाद लिखित। तो ओरल जो है कम्युनिकेशन जो है राइटिंग को, ठीक है। पहला स्वरूप, यह पक्षकारों के मध्य मौखिक रूप से किया जाता है, जो भी बीच में रहता है, यह पक्षकारों के मध्य लिखित रूप में किया जाता है। माध्यम, यह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन आदि से किया जा सकता है, या पत्र, लेटर, फैक्स, गश्ती पत्र आदि के द्वारा किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर तीसरा दिया है वहाँ पर व्यय। स्थानीय संप्रेषण काफ़ी सस्ता किंतु दूर का संप्रेषण दूरी के हिसाब से महंगा हो जाता है। यहाँ पर स्थानीय संप्रेषण एवं दूर के संप्रेषण पर लगभग समान व्यय होता है खर्च। समय, मौखिक संप्रेषण में समय बहुत कम लगता है, लिखित संप्रेषण में समय थोड़ा अधिक लगता है। तीसरा उपयुक्तता, मतलब ये अति शीघ्र संदेश के लिए उपयुक्त है, मतलब जल्दी भेजने के लिए। यह विस्तम एवं भावी संदर्भ एवं सत्यापन के लिए उपयुक्त होता है। भ्रम, मतलब इसमें अफवाह जो है फैलाने के कारण भ्रम की आशंका अधिक रहता है, इसमें अफवाह का कोई स्थान नहीं होता, अतः भ्रम की कोई शंका ही नहीं होती क्योंकि लिखित होता है।
आकार, यह संप्रेषण छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, या प्रायः छोटा ही रहता है या रखा जाता है। 8वां देखेंगे विषय सामग्री। इसमें प्रमुख जो है विषय सामग्री के अतिरिक्त अन्य संवाद भी हो सकता है। इसमें मात्र जो है प्रमुख विषय सामग्री ही रहती है। संबोधन, इस संप्रेषण का प्रारंभ किसी भी ढंग से किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण में पत्र के प्रारंभ में विशिष्ट प्रकार का संबोधन आवश्यक, जैसे प्रति, श्रीमान आदि। 10वां है बच्चों आपका, इसकी विश्वसनीयता जो है क्षणिक या कुछ देर तक ही रहता है, यह दीर्घकाल के लिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि लंबे समय तक उपयोग। इस प्रकार बच्चों लिखित और मौखिक दोनों का हम अंतर देखें। अब आइए देखते हैं हम औपचारिकता संप्रेषण, फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन। ऐसा संदेश वाहन जो औपचारिक जो है संगठन ढांचे तथा कार्यालय की स्थिति या संदेश प्रेषक पर व संदेश प्राप्तकर्ता के पदों से संबंधित होता है, औपचारिक संदेश वाहन कहलाता है। अर्थात संगठन चार्ट या व्यवस्था के अनुकूल औपचारिक रूप से जो संप्रेषण किया जाता है उसे जो है औपचारिक संगठन कहते हैं। अन्य शब्दों में संवाद के दोनों पक्षकारों, संवाददाता व संवाद प्राप्तकर्ता का जब कोई औपचारिक संबंध पूर्ण रूप से या पूर्ण से हो और उनके मध्य कोई संवाद होता है तो उससे औपचारिक संगठन कहते हैं। औपचारिक संगठन प्रायः लिखित में भी होता है। औपचारिक संप्रेषण का मार्ग एवं श्रृंखला जो है पूर्व से निश्चित रहती है। संप्रेषण व्यवस्था में प्रायः जो है थ्रू प्रॉपर चैनल या उचित माध्यम से वाक्य बोलते जाता है या औपचारिक संप्रेषण है। औपचारिक संप्रेषण में प्रायः आदेश व निर्देश की प्रक्रिया जो है प्रभावित होती रहती है। जैसे किसी अधिकारी को किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्य करनी हो तो वह क्रमशः आदेश जारी करेगा। इस प्रकार कर्मचारी के जो है आपका अपना निवेदन पत्र एक प्रक्रिया के तहत प्रेषित किया जाता है। इसे चित्र द्वारा निम्नानुसार ज्ञात किया। पहले जो विभागीय भंडार होता है अध्यक्ष, वो जो है क्या करता है अधीक्षक को देता है, फिर पर्यवेक्षक को देता है, फिर कर्मचारी, फिर यहाँ पर देखो निवेदन, सुझाव, शिकायत और फिर आदेश निर्देशन किया जाता है यहाँ से। ठीक है बच्चों। अब अगला देखेंगे औपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं। पहला जिसमें देखेंगे औपचारिक विशेषताएं निम्नलिखित। पहला, औपचारिक संप्रेषण प्रायः लिखित होता है। दूसरा, इसमें आदेश, निर्देश, सुझाव, निवेदन एवं शिकायत की एक श्रृंखला होती है। इसी श्रृंखला के अनुसार संप्रेषण किया जाता है, मतलब उसी के अनुसार दिया जाता है यहाँ पर। तीसरा है, यह संप्रेषण ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर सीढ़ीनुमा होता है, क्योंकि कुछ कमी हो जाता है तो ऊपर से नीचे जानकारी देता है, कुछ अच्छा होता है तो नीचे से ऊपर जानकारी देता है बच्चों, है ना। इसमें संवाद के संचार का मार्ग भी पूर्णतः निर्धारित होता है। अगला है औपचारिक संप्रेषण के लाभ। जो है औपचारिक संप्रेषण जो है संवाद प्रेषण की एक निश्चित प्रणाली है। दूसरा है औपचारिक संप्रेषण में संवाद स्पष्ट व निश्चित होते हैं यहाँ पर। तीसरा है संपूर्ण संवाद लिखित होता है। चौथा है संपूर्ण संगठन में परिपत्र संवाद द्वारा एक साथ संप्रेषण किया जा सकता है। पांचवा है विभागीय जिम्मेदारी और अधिकारियों का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सकता है। छठवां है औपचारिक संप्रेषण के माध्यम से संगठन में नियंत्रण ठीक से किया जा सकता है। जब तक औपचारिकता नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा पर। अगला बच्चों औपचारिक संप्रेषण के दोष। जो है औपचारिक संप्रेषण की प्रक्रिया लंबी होने से संवाद अत्यधिक लंबी पहुंचता है। दूसरा है संवाद का प्रत्युत्तर तत्काल प्राप्त नहीं हो पाता, वहाँ पर जानकारी मिल नहीं पाता। तीसरा है औपचारिक संप्रेषण में समय और धन का अधिक व्यय होता है, हम देखते हैं इसमें। चौथा है इसमें नौकरशाही एवं लाल फीताशाही का प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा है छोटे छोटे जो है संगठनों के लिए संप्रेषण उपयुक्त नहीं होता। अब देखें अनौपचारिक संप्रेषण का अर्थ दिया है, इसमें दिया है जब कभी दो समान स्तर के व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी या पक्षकार द्वारा आपस में कोई संवाद होता है बात, तब इसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। संस्था या संगठन की ओर से ऐसा संवाद की कोई व्यवस्था पूर्व से नहीं रहती। ये संवाद रिश्ते या संबंधों के आधार पर होते हैं। ये संप्रेषण सामान्य किस्म के होते हैं, जैसे दो भाइयों में चर्चा है, दो रिश्तेदारों में चर्चा या पड़ोसी की चर्चा आदि। ये क्या है अनौपचारिकता प्रायः मौखिक ही होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के अनेक प्रकार सिर या हाथ पैर मुंह हिलाकर किया जाता है बच्चों पर, है ना। हमेशा मौखिक चर्चा अवश्य नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार संप्रेषण का कोई मार्ग नहीं होता है। ऊपर नीचे, समतल, टेढ़ा मेढ़ा सभी तरह का संवाद इसमें होता है, अतः इसे अंकुरलता संप्रेषण कहा जाता है। इसकी सूचना कान फैल जाती है तथा इसका अंत खोजना उसी प्रकार कठिन है जैसे अंगूर की लता का अंत खोजना। तो ठीक है बच्चा, अगला पढ़ेंगे इसके बारे में जो दिया गया आपके पाठ में आगे का। मैं आज के लिए इतना बच्चा, आज का जो 7वें भाग में आपका कंप्लीट हुआ। आज के लिए गुड डे बेटा।